नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले आसाराम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अपनी एक नाबालिग भक्त के साथ रेप के मामले में 25 अप्रैल यानी कल ही अदालत उसका पूरा हिसाब किताब करेगी। अगर आसाराम दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि 25 साल बाद हाईकोर्ट किसी आरोपी की सजा का ऐलान जोधपुर जेल के भीतर से करने वाला है। प्रत्यक्ष देख ले, नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया हमने, देखा कैसा कैसा है। जैसे जैसे 25 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बलात्कार के आरोपी आसाराम और उसके भक्तों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि 25 अप्रैल का दिन वही दिन है जिस दिन आसाराम की कलंक कथा के कई पन्नों में एक पन्ने का अदालत हिसाब तय करेगी। इस दिन आसाराम को उसके सबसे बड़े गुनाह नाबालिग से रेप के आरोप में सजा सुनाई जाएगी। 13 तारीख को जो है अंतिम निर्णय के लिए 25 अप्रैल 2018 तय की गई। इस पूरे ट्रायल के दौरान अभियुक्त गण की ओर से समय समय पर विभिन्न प्रार्थना पत्र जमानत के लिए पेश किए गए और अभियुक्त आसाराम की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष, ट्रायल कोर्ट के समक्ष टोटल 6 प्रार्थना पत्र पेश किए गए, 6 ही खारिज किए गए। वैसे तो आसाराम पर जमीन हथियाने, हत्या से लेकर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन जिस गुनाह की सजा का 25 अप्रैल को ऐलान होना है वो उन लोगों के लिए नजीर होगी जो अंधभक्ति में आसाराम जैसे बहरूपियों को भगवान का दर्जा दे देते हैं और अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि अभी भी आसाराम के हजारों ऐसे भक्त हैं जो उसे भगवान मानते हैं। उन्हें आसाराम मासूम के साथ रेप का आरोपी तक नजर नहीं आता, बल्कि अभी भी वो निर्दोष और बड़ी साजिश का शिकार नजर आता है। लेकिन हमारे बापूजी की जैसे बुराई टीवी में दिखाई है, ऐसे ही अच्छाई भी दिखाओ। जब हमारे बापू सच्चे हैं तो सच्ची बातें टीवी में दिखाओ दुनिया को। बहुत खुशी हो रही है हमें, तो हम हमारे बापू अंदर आएंगे, सत्संग सुनाएंगे, सबको दर्शन देंगे आके। जो भी 25 को फैसला होगा वो बापू की तरफ से ही होगा, क्योंकि बापू ने कई अपराध किए ही नहीं है। बापू जी पूरे निर्दोष है और सभी अच्छे बातें मीडिया वालों ने टीवी पर दिखाना चाहिए। जैसे कि बापू को बदनाम करने के लिए जितना दिखाया था ना, तो उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी बातें बताओ। अंधभक्ति और अंधी आस्था का आलम ये है कि जोधपुर पुलिस भी फैसले वाले दिन को लेकर अलर्ट है। खुद जोधपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले के दौरान आसाराम को जेल से अदालत न लाने की याचिका लगाई थी, ताकि सजा मिलने की सूरत में उसके भक्त बड़ी हिंसा पर आमादा न हो जाए। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही अदालत लगाने का फैसला किया है। आसाराम को नाबालिग से रेप के आरोप में सजा सुनाई जाएगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में 25 साल बाद किसी आरोपी की पेशी होगी। इससे पहले 80 के दशक में जेल में बनी थी स्पेशल कोर्ट। 4 सालों तक ऑपरेशन ब्लू स्टार के 365 आरोपियों की सुनवाई हुई थी। जेल से शिफ्ट करने के बाद कोर्ट को बंद कर दिया गया था। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में अब तक जोधपुर की जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू के खिलाफ जो मामला चल रहा था उसमें सुनवाई पूरी हो गई है। अब अदालत 25 अप्रैल को इस पूरे मामले पर अपना फैसला देने वाली है। सबसे बड़ी राहत उनके भक्तों के लिए ये कही जा सकती है, क्योंकि अब तक केवल पेशियों पे ही उन्होंने अपने गुरुजी को जाते देखा। ये जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर का नजारा है। यहाँ पर वेटिंग रूम है ये एक तरह से, लेकिन इन्होंने अपने गुरुजी जो गुरुजी हैं उनकी तस्वीर लगा रखी है। हर रोज यहाँ आते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से। आपको बता दें कि आसाराम को उसके जिस सबसे बड़े गुनाह की सजा सुनाई जानी है वो मामला साल 2013 का है। आरोप है कि जोधपुर के ओसिया रोड स्थित मनई आश्रम में आसाराम की पूजा करने वाले एक परिवार की नाबालिग के साथ रेप किया था। 16 साल की नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था। आसाराम के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में वो पढ़ती थी। शाहजहांपुर की रहने वाली लड़की 12वीं की छात्रा थी। 20 अगस्त सत्संग से भागकर पिता के साथ दिल्ली आई थी। दिल्ली के कमला नगर थाने में उसने रेप की शिकायत दर्ज कराई। 15-16 अगस्त की रात को उसे हॉस्टल से जोधपुर बुलाया गया। बंद कमरे में उसका यौन शोषण किया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।
20 अगस्त को कमलानगर में 0 नंबर FIR दर्ज कराई गई। नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने आसाराम और उसके जोधपुर आश्रम के 4 कर्मचारियों के खिलाफ 6 नवंबर 2013 को ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिसके बाद नाटकीय तरीके से इंदौर के आश्रम से करीब 8 घंटे तक इंतजार करने के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को रात करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया था। 2014 को आसाराम पर आरोप तय हुआ, जिसमें 58 लोग की गवाही हुई। 6 अगस्त 2016 को 44 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच 12 पेज का पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। 49 दिनों की जिरह के बाद 160 पेज के दस्तावेज पेश किए गए। 4 अक्टूबर 2016 को आसाराम और उसके दूसरे आरोपियों के बयान दर्ज हुए। आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आसाराम के हैं जो जिन पर मेन एलिगेशन है, बाकी जो एक्यूज हैं उन पर उसका कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन। सजा होगी तो लाइफ तक हो सकती है, एक्विटल हो जाएगा तो एक्विटल हो जाएगा। और यदि 376 नहीं मानकर अगर उसको किसी अन्य छोटे उसमें जाएंगे तो और भी कम सजा भी हो सकती है। आसाराम के सबसे गंदे आरोप के मुख्य किरदार सामने आए, जिसमें आसाराम का विश्वास पात्र रसोईया प्रकाश, आसाराम का सेवादार शिवा और तीसरा छिंदवाड़ा आश्रम के हॉस्टल की वार्डन शिल्पी थी, जिसमें प्रकाश ही आसाराम का मोबाइल रखता था और मोबाइल से ये शिवा और शिल्पी को संपर्क करता था और ये लोग आसाराम के पास लड़कियों को भेजते थे। पुलिस को मोबाइल से बातचीत के पुख्ता सबूत भी मिले। ये सबूत इतने पुख्ता हैं कि देश के बड़े से बड़े वकील भी आसाराम को जमानत तक नहीं दिला पाए। कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह की और भी सारी स्थितियां बताई और भी मौके की बताई कि जैसे कि पुराना शहर है, यहाँ पर चारों ओर क्लाउड रहता है तो जन माल की हानि हो सकती है और इससे यदि जेल में सुनवाई का आदेश पारित होता है तो उससे इनको कोई क्षति नहीं होगी और जो भी फैसला होगा वो है। और जेल में यदि आदेश सुनाते हैं तो उस पर इस मुकदमे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आसाराम अच्छी तरह से जानता है कि उसके जेल से छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो अपने भक्तों को चिट्ठी लिखकर भगवान से रिहाई के लिए अपील कर रहा है। आसाराम ने जेल से ही अपने भक्तों को चिट्ठी लिखी है। 25 अप्रैल को जोधपुर आकर अपना धन बर्बाद न करें। आप जहां हैं वहीं रहकर रिहाई की प्रार्थना करें और कानून का पालन करें। चिट्ठी के मजमून से आसाराम भले ही भक्तों को जोधपुर आने से मना कर रहा है, लेकिन जोधपुर पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आसाराम की छवि सुधारने में जुटी है आसाराम की IT सेल। IT साइबर सेना जोधपुर से ही काम कर रही है। 19 IT एक्सपर्ट दिन रात भक्तों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा भक्तों को सूचना भेज रहे हैं। आसाराम की एक एक गतिविधि वेबसाइट पर अपडेट होती है। जोधपुर पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि फैसले के बाद आसाराम के भक्त बवाल मचा सकते हैं। उससे पहले ही जोधपुर पुलिस ने तैयारी कर ली है। इसलिए इन 144 के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की सख्ती से पालना हम करवाएंगे। लोग पहले सूचित रहे, जनता पहले सूचित रहे। हमारे यहाँ पे अब हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से जो हमने वर्कआउट किया है, हमने सब DRMs रेल मंडल्स को सूचित कर दिया है, बस ऑपरेटर्स को सूचित कर दिया है। सभी राज्यों के सभी जिलों के कंट्रोल रूम्स को हमने यहाँ से सूचित करवा दिया है कि आपके यहाँ पे जो आवागमन हो वो हमको बताते रहे निरंतर। एक दिन पहले तक, 24 घंटे पहले तक हमारे पास सूचना आती रहेगी। उसके आधार पे हमारी रणनीति बनती रहेगी। बहरहाल फैसले की वह घड़ी आ चुकी है जिसका आसाराम समेत उनके तमाम समर्थकों को भी इंतजार है। ऐसे में सभी का इंतजार 25 अप्रैल का है, जब आसाराम के सबसे बड़े गुनाह का फैसला सामने आएगा। KJ श्रीवत्सन, जोधपुर, न्यूज़ 24। नाबालिग भक्त के साथ रेप के मामले में आसाराम अपने भक्तों से रिहाई के लिए दुआ करने को कह रहा है। 25 अप्रैल यानी कल आने वाले फैसले के बाद पता भी चल जाएगा कि दुआ कबूल हुई कि नहीं। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर आसाराम के प्रवचन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आसाराम खुद जेल में जाने की इच्छा जता रहा है। और मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा।
इस बयान को सुनने के बाद हो सकता है कुछ देर के लिए शायद आप भी यकीन करने लगें कि आसाराम के अंदर क्या वाकई में कोई दैवीय शक्ति बसती है, क्या वाकई में बाबा भविष्य की बातें जान जाता है, या फिर ये उसके उन गुनाहों के नतीजों को सोचने के बाद निकला हुआ डर है। सच तो ये है कि आसाराम को अपने किए गए गुनाहों के नतीजे का पता था। वो ये जानता था कि उसके करतूत का एक न एक दिन हिसाब होना है, और शायद इसीलिए आसाराम ने अपने प्रवचन में जेल जाने की इच्छा जताई थी, और उसने कहा भी था कि वो शहंशाह की तरह जेल जाएगा। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया, हमने देखा कैसा कैसा है। बाहर से तो चार दीवारी, ऊपर से कौन रोके। मैं हेलीकॉप्टर वाले को बोला जरा राउंड ले ले, बोले बापू वो तिहाड़ जेल है। मैं क्या जरा ले उधर, कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं, नहीं जाऊं। अरे कैदी के नहीं जाऊंगा, शहंशाह होके जाऊंगा। भक्तों के सामने शहंशाह की तरह जेल जाने की बात करने वाले आसाराम का सपना अब टूट चुका है। हत्या, कब्जा, रेप के संगीन मामलों में जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी की तरह वो बंद है। 25 अप्रैल को उसके सबसे बड़े गुनाह नाबालिग भक्त के साथ रेप के मामले में हिसाब होना है। इसके पहले वो निचली अदालत से लेकर सबसे बड़ी अदालत तक गुहार लगा चुका है। 11 बार जमानत की अर्जी भी दे चुका है। बड़े से वकील किया, गवाहों को जान से मारने और डराने धमकाने के आरोप भी लगे। शातिर आसाराम ने बचने की सारी तिकड़में लगाई, लेकिन अदालत के सामने सारी तिकड़म धरी की धरी रह गई। उसके गुनाह इतने गंभीर थे कि उसे जमानत तक नसीब नहीं हुई। के श्रीवत्सन, जोधपुर, न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक दिन बाद आसाराम के केस का फैसला आने वाला है। पीड़ितों को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन 56 महीनों तक चले ट्रायल में जिसने भी आसाराम के खिलाफ गवाही दी, या तो वो जान से गया या फिर उस पर जानलेवा हमला हुआ। 25 तारीख को आसाराम के गुनाहों का हिसाब होने वाला है। आसाराम के गुनाहों का फैसला होने वाला है, लेकिन जोधपुर की जेल में रहने के बावजूद आसाराम के एक के बाद एक कई अपराध करता रहा। जिसने भी उसके गुनाहों का राज खोला, उसने उसी को मरवा दिया। जिसने भी आसाराम के खिलाफ गवाही दी, वो गवाह गायब हो गया। आसाराम केस के 3 गवाहों की हत्या हो गई। जिसने भी गवाही दी, वो जान से गया। अमृत प्रजापति अहमदाबाद में आसाराम का वैद्य था। 23 मई 2014 को अमृत प्रजापति की राजकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमृत आसाराम की अय्याशी का गवाह था। उसने पुलिस को कई चश्मदीद लोगों के नाम, पते और सबूत दिए थे। कृपाल सिंह रेप पीड़िता के पिता का दोस्त था। 10 जुलाई 2015 को उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ गवाह किस्मत वाले थे, उन पर हमला तो जान लेने के मकसद से हुआ, लेकिन वो बच गए। महेंद्र चावला आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं का बेहद खास था, लेकिन जैसे ही वो नारायण साईं के खिलाफ रेप के मामले में गवाह बना, आसाराम का वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पानीपत में बाइक सवार बदमाशों ने उसको गोली मार दी, हालांकि उसको बचा लिया गया। राहुल सचान आसाराम और नारायण साईं की रंगरेलियों का सबसे बड़ा गवाह था, लेकिन एक दिन लखनऊ से वो गायब हो गया। उसका अभी तक पता नहीं चला है। आसाराम के आश्रम का पूर्व कर्मचारी राजू चंदोक अहमदाबाद में बदमाशों के हमले में बाल बाल बचा। दिनेश बागचंदानी आसाराम के खिलाफ रेप मामलों में मुख्य गवाह था, लेकिन सूरत में उस पर भी तेजाब से हमला हो गया। फोटोग्राफर राकेश पटेल कई मौकों पर राकेश ने आसाराम और उसके पूरे परिवार की फोटो खींची थी। बाद में पुलिस ने भी उसे गवाह बनाया तो उस पर भी हमला हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।